अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जनाब। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ऐसा काम कर कर के ना बैंड बजी हुई है। मेरी इस वक्त सारी टीम जो है छुट्टियों पे गई हुई है। वो ईद मना रही है। सीएमएडी जो है कोई बंदा काम करने वाला नहीं है। सारा सारा कुछ ए टू जी मैनेज करके ना। उसके अलावा जितने पंगे हैं, कभी ये वाला काम करना है, कभी वो वाला काम करना है। तो वो अभी लाइक यू कैन इमेजिन, यू कांट इमेजिन कि मैंने सुबह का खाना नहीं खाया। मुझे याद ही नहीं पड़ा खाना खाना कब था, कब नहीं खाना था। कल रात का खाना खाया, सुबह का काम पे लगा हूँ। अभी मैं नीचे वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ स्टूडियो में। 5 वीडियोस अभी और दी हैं रिकॉर्ड करवाने के लिए। हाँ, मेरा कल का पूरा संडे भी इस चीज पे निकल जाना है। खैर। आप लोगों की कैसी गुजरी ईद? कल का संडे तो मैं ऑन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऑनवर्ड सारे संडे ऑन कर रहा हूँ। ओके। सिलेबस हमने वाइंड अप करना है अगले महीने पे। तो आई एम लाइक टेकिंग ऑन माई ऑल संडेज फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है। हमने गनु कैश वाला सवाल किया था कि नहीं किया था? हमने गनु कैश भी किया था। गनु कैश मुझे याद है मैंने करवाया है। यू आर सेइंग दैट नहीं किया। IS 40 के बाद अभी देख लेते हैं ना। आ, यार ये सामने किया होगा। अल्लाह के बंदो, ये आपके सामने गनु कैश सॉल्व पड़ा हुआ है। अब अगर नहीं किया फिर कहते बूटा गाला कट दे। पूरा गनु कैश सॉल्व है यार, क्या हो गया?
इम्पेयरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो गए थे। IS 36 से प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए थे, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं? उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में IS 36 के कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? और वो लाइक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन से, इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज जो है वो डिस्कस्ड आउट हुई थी कि कैसे है, किस तरह से है, और कैसे कैसे हमें चीज़ों को लेके चलना। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज जो है वो डिस्कस थी उन क्वेश्चन में, तो उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? और कोई सवाल किसी का? तो ये संडे नहीं, मतलब कल वाला संडे तो ऑफ है, बिकॉज मैं एक्सप्रेस की तैयारी में लगा हूँगा। उसके बाद ऑनवर्ड जुलाई के सारे संडेज जो हैं वो मैं ऑन कर रहा हूँ, और हमने जुलाई में ये सिलेबस अपना वाइंड अप करना है, ठीक है? गॉट इट। चलें जी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हमारा वाइंड अप हो गया था। अब हमने जो आगे चीज़ डिस्कस आउट करनी है वो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, के इम्पेयरमेंट का रिवर्सल जो है वो कैसे होगा, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, क्या उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, वो हमने देखने हैं। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए अहम है। इसको हमने यहाँ पे देखना है, इसको हमने यहाँ पे सीखना है, क्या है, कैसे है, और किस तरह से है, ठीक है? अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है? अभी हम सारा कुछ इम्पेयरमेंट का पढ़ के आए हैं, सीख के, और ये इंपॉर्टेंट है। आ, आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, और आपके साथ दूसरे हेड्स के साथ मर्ज होके भी आपको सवाल जो है ये आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, और ये बच्चों को समझ नहीं आती कि रिवर्सल कैसे होना है, कैसे नहीं होना। देखिए जी, आर्ट एवरी ईयर एंड हम क्या करते हैं, हम इम्पेयरमेंट रिव्यू जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम इम्पेयरमेंट रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं और हमें लग रहा है पता कि जो मैंने एसेट्स उनकी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर लिखे हुए थे, और मैंने उनके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस जो है चार्ज किया हुआ था, अब वो नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा हुआ था कि एक एसेट जो है उसकी रिकवरेबल अमाउंट 1000 रुपया है। साल के एंड पे दोबारा पता किया वो तो हो गई 1200 रुपया, मतलब अब वो अमाउंट नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिवर्सल है, तो मुझे फौरी तौर पे क्या करनी पड़ेगी, इस रिवर्सल की जो अकाउंटिंग एंट्री है वो पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है पास करनी पड़ेगी हमें। जितना रिवर्स होगा हमने उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है। अब देखें, अब इसमें बेसिकली प्रॉब्लम है आती कहाँ पे है, जब हम इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री पास करते हैं ना। तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होती है? हम देख रहे होते हैं कि जी इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हमारा डेबिट होता है, और मेरे पास जो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है वो मेरे पास क्या हुआ होता है, वो मेरे पास क्रेडिट हुआ होता है। ये हमने एंट्री जो है इसकी पास की होती है इम्पेयरमेंट लॉस की। और जो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हुआ होता है, इसका मतलब क्या है
कि मैंने इसको किसका पार्ट बनाया है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया हुआ है। और जब मैं इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्चुअली बात बता रहा हूँ, कंसेप्चुअली जरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट 1200 का है, किस पे आ जाएगा, 1000 रुपये का आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से जब हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं, क्या मेरे एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती? इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से क्या मेरे एसेट्स की वैल्यू में कमी नहीं आती? और जब एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, और यही हम कहाँ पे करते हैं, लॉस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब हमने इसको रिवर्स करना है ना, तो हमने इसका अब रिवर्सल जो है वो सीखना है, किस तरह होगा और किस तरह नहीं होगा। अब रिवर्सल के लिए क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, मैं ज़रा वापस ना आपको अपने उसी वर्किंग टेबल पे लेके जाऊंगा जो मैं आपको IAS 16 पे बनाता आया था। उसी वर्किंग टेबल की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा ये कि कैसे है और किस तरह से है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट मुश्किल नहीं है, चाहे रीवैल्यूड एसेट्स हो चाहे नॉन रीवैल्यूड एसेट हो, अगर आप उसी वर्किंग टेबल पे आते हैं। आपको याद है हम वर्किंग बना रहे थे, मेरे पास यहाँ पे डेट आ रही थी, मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो हैं वो आ रहे थे, यहाँ मेरे पास थी कॉस्ट या स्लैश फेयर मार्केट वैल्यू, फिर यहाँ मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस था, यहाँ मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग थी, और यहाँ मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ऐसे ही था। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2024 को एसेट की कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 1 लाख रुपया। ठीक है। और हमने फिर जाके उसको क्या किया, डेप्रिशिएट किया। 31 दिसंबर 2024 को हमने उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। फॉर एग्जांपल 10,000 डेप्रिसिएशन उसकी आ गई। उसकी कैरिंग वैल्यू जो बनती थी हमारे पास, वो आ गई 90,000 रुपया। हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया। इम्पेयरमेंट टेस्ट आपको पता क्या होता है, कि हम एट दैट टाइम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट के साथ। अब मुझे पता लगा कि भाईजान ये तो एसेट इम्पेयर हो रहा है, 31 दिसंबर को जब मैंने पता किया तो उस एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितनी थी, 50,000 थी। ऐसे ही हुआ, कैरिंग वैल्यू कितनी है, 90,000, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 50,000 है। लगा पता, हमने कहा ये तो हमारा क्या हो गया है, ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। और कितने का लॉस हुआ इम्पेयरमेंट लॉस, 40,000 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। ये 40,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हमने किस में लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। ऐसे ही हुआ होगा, जो हम वर्किंग टेबल बना के आना चाहे हैं उसमें सारा कुछ ऐसे ही हुआ होगा। अब जरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट की कहानी तो ये है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट सिखाता हूँ कि भाई वो इतना आसान एरिया है, आप लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले साल। अगला साल हमारे पास आ गया सर 31 दिसंबर 2024, सॉरी 25 आ गया। हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जब हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर एसेट आ जाएगा, हम उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं, अज्यूमिंग यहाँ पे लाइफ जो है टोटल एसेट की 10 साल थी। 1 साल के बाद ही लगा पता तो कितनी आ गई, 9 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो बची मेरे पास। तो 50,000 को 9 पे डिवाइड किया, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी,
5 5 5 6, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यही चीज हम IS 16 में रिवर्सल ऑफ सॉरी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में भी पढ़ के आए थे। ध्यान से देखिए, अगर ये कभी भी एसेट डेप्रिशिएट ना हुआ, इसमें कभी भी इस एसेट में इम्पेयरमेंट ना हुई होती, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? 10,000 आनी थी। इम्पेयरमेंट की वजह से इसको लॉस हुआ, वैल्यू कम हुई, लॉस की वजह से इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 5 तो इसकी जो डेप्रिसिएशन की सेविंग है वो भी तो हम निकालेंगे, जिस तरह हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में करते थे कि हमारे पास जो लॉस हुआ होता था, हम उस लॉस को भी रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देते थे। बताएं कितना आता है? ये होगा हमारे पास 4 4 4 4। अब मैं इसको नेट लिखता हूं कि मेरे पास नेट लॉस कितना पड़ा हुआ है। मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? ये मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई, और मेरे पास नेट लॉस कितना आ गया एसेट के ऊपर? ये मेरे पास लॉस पड़ा हुआ है। तो ये क्या सारी वर्किंग इस तरह की हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में सीख के आए थे? यही रिवर्सल है। अब देखें यहां पे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक है। वापस हम चलते हैं, हम इसी दिन जाके जी पता करते हैं 31 दिसंबर 2025 को। अब हमें लगता है कि जो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो तो हो गई है हमारी 1,40,000। क्या हो गई है? 1,40,000। अगर ये मेरे एसेट्स नॉन रिवैल्यूड है, मतलब ये एसेट्स रीवैल्यू नहीं हो रहे, हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर लेके चल रहे हैं। हम किस पे लेके चल रहे हैं? कॉस्ट मॉडल पे। तो क्या होगा? कैरिंग वैल्यू निकाली, दोबारा मार्केट लिया, लगा दी रिकवरेबल अमाउंट, तो इस एसेट की 1,40,000 है। अब यहां से बढ़ के कहाँ पे जाना है हमने? 1,40,000 पे। मैंने इम्पेयरमेंट जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो है, वो दिल के बन गए, वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? रिकॉर्ड जो है हम्म, करनी पड़ेगी। अब उस रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के लिए ना हम ये वाली एंट्री पास करते हैं, जो यहाँ पे इस टेबल में वर्किंग बनाएंगे, और यहाँ पे आपके क्या करेंगे? आप ये वाली एंट्री जो है वो पास कर रहे होंगे। क्या? अब हमारे पास दो मेथड हैं। जो हमारा ये वाला मेथड है ये शो कर रहा होगा जब हम अपनी बुक्स को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और इस मेथड में हम अपने एसेट्स को कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, और एसेट को करेंगे क्रेडिट। मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी एसेट की कितनी है। मेरे पास क्या आ जाएगी? एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है कितनी है, वो मुझे क्या होगा यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। और अब कैरिंग वैल्यू पे आ गए,
कैरिंग वैल्यू पे आके उसको कंपेयर किया जाएगा रिकवरेबल अमाउंट से। अगर रिवर्सल ऑफ लॉस हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और लॉस कितना रिवर्स होगा, जितना मेरे पास नेट लॉस पड़ा हुआ था उतना रिवर्स होगा। क्या मतलब, कितना हम रिवर्स करेंगे, उसने तो बेशक यहाँ पे क्या किया था, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हमें गिवन की कि जी मेरी कैरिंग वैल्यू 140 हो गई है, लेकिन हम इसको 140 पे नहीं लिखेंगे, हम इसे किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम रिवर्स करेंगे कितना मेरे पास यहाँ पे ये लॉस मौजूद था, हम इस लॉस को रिवर्स कर देंगे 35556, इसका इम्पेयरमेंट लॉस खत्म हो गया, और ये चीज़ हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 35556 के ऊपर। तो हम इसको अब जिस कैरिंग वैल्यू पे लिखेंगे, बताएं कितनी बनेगी, 80,000। तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे एसिड को, 80,000 पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब हम ये इस तरह काम कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब अगर कभी भी एसेट इम्पेयर ना हुआ होता तो इसकी क्या कैरिंग वैल्यू होनी थी, हमने उसको वहां तक रिकॉर्ड करना होता है। अगर मेरे पास नॉन रिवैल्यूड एसेट है, जैसे एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कहता है जी एन एसेट वाज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2021 विद 10 years यूजफुल लाइफ एंड नील रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, 1 लाख का हमने एसेट लिया था, 10 साल लाइफ थी, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। 31 दिसंबर 2022 को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड 10,000 रुपया। इस डेट पे हमें लगा पता कि जो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 72,000 है, हमने 18,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया। 31 दिसंबर 2022 को डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की 8,000 रुपये की, और एसेट कैरिंग वैल्यू हो गई 64,000। अब हमें लगा पता कि जी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 95,000 है 2022 के एंड पे। हमने इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, इसको रिवर्स करने की अंडर कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में अगर हम एसेट को लेके चल रहे हैं, किस तरह रिवर्स होगा, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ के बताएं, समझ आती है आप लोगों को? अब देखें, ये सवाल है एंट्री हमने ये पास करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, फिर एसेट डेबिट, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो है वो हमारी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। ये हमने एंट्री जो है पास करनी है। अब इसके लिए वर्किंग बना लें, वर्किंग से आपकी एंट्री जो है पास हो रही है, जैसे भी हमने वर्किंग बनाई है। अब वैसे ही सेम इसी पर्सपेक्टिव पे इसकी वर्किंग बनाएं। डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गए, यहाँ पे कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू हो गई। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ये वर्किंग, बिकॉज ये यूनिवर्सल वर्किंग है। आपके हर स्टैंडर्ड में मिक्स सवाल भी आ गए तो वहां पे आपको ये हेल्प देगी। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए जी, कहता है जी एसेट परचेज किया 1 जनवरी 2021 को 1 लाख का। यहाँ पे ले लें आप, 1 जनवरी 2021 को एसेट का आपने परचेज किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख थी। अब 10 साल उसकी लाइफ है, 31 दिसंबर 2021 को हमने इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, वो कितनी थी, 10,000 थी। मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई है, वो कितनी है, 90,000 है। ऐसे रिकॉर्ड करना है हमने, इस तरह रिकॉर्ड करना है ना हमने। अब हमें लगा पता 31 दिसंबर को रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 72,000 है। हमें पता है कि हमने जब एसेट को रिकवरेबल अमाउंट पे लिखना होता है तो सेम डेट पे जाएंगे, 31 दिसंबर 2021 को हमने उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया। इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया तो मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई है, वो कितनी है, 72,000 है। अब ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे हो गया जी इम्पेयरमेंट लॉस। कितने का लॉस हुआ है मुझे, 18,000 का इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो मेरा चार्ज हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 18,000 जो है वो मेरा चला गया। ऐसे ही हुआ, गॉट इट। अब उससे कहा जी अगले साल के एंड के ऊपर हमने डेप्रिशिएट करना है, ओके।
अब आ जाएगा 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 दोबारा हमने इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। एसेट की कैरिंग वैल्यू 72,000 थी, रिमेनिंग लाइफ 9 साल थी, और ये कितना आएगा 8,000। 8,000 जो है वो मुझे क्या आई है, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो आई। अब लॉस को देखें, लॉस आपको कितना हुआ था 18,000 का, उसको भी आप रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दें, बिकॉज आपको क्या हुई है, आपको डेप्रिसिएशन की सेविंग हो रही है। आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कभी भी एसेट डेप्रिशिएट ना हुआ होता, सॉरी कभी भी एसेट इम्पेयर ना हुआ होता, इसकी डेप्रिसिएशन 10,000 थी, इम्पेयर हुआ है तो कितनी है 8,000 है, तो डेप्रिसिएशन की सेविंग कितनी है 2,000 है। आप इसको इसमें से नेट कर दें तो आपका नेट लॉस जो पड़ा हुआ है वो कितना है 16,000 है, और आपकी कैरिंग वैल्यू इस डेट के ऊपर कितनी है 64,000 है। ये आपको गिवन है, ऐसे ही है। अब आपको लगा पता कि यार दोबारा इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म हमने इस डेट के ऊपर किया, और अब आपको रिकवरेबल अमाउंट जो है वो चल रही है पता कितनी हो गई है, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितने पे चली गई है 95 पे, लेकिन मैं अब इसको 95 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं इसको मैक्सिमम कितना रिवर्स करूंगा जितना मेरा यहां पे लॉस मौजूद है। तो 16 का लॉस था, मैं इस 16 को इसमें ऐड बैक कर दूंगा, बिकॉज इतना ही रिवर्स कर सकता हूं, ये अंडर कॉस्ट मॉडल है। और यही आ जाएगा मेरा किसमें ऐड हो जाएगा, कॉस्ट के अंदर। तो मेरे पास अब ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा, 80,000। तो मैं अपने इस एसेट को, ये जो मैंने हरकत की है दैट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, और मैं इससे अब किसके ऊपर रखूंगा, मैं इसको 80,000 के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये वर्किंग बन गई है, अब आप इस वर्किंग के बेसिस पे एंट्री जो है पास कर सकते हैं। अगर पहली एंट्री क्या है, रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आप कर लें, बिकॉज जिस दिन हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कर रहे हैं उस दिन अगर हम डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे तो मेरे पास जो है वो बुक वैल्यू आ जाएगी। तो मेरी उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 थी, 8,000 से वो डेबिट हो गया, एसेट अकाउंट जो है वो मेरा किससे क्रेडिट हो गया, 8,000 से क्रेडिट हो गया। जब मैंने ये एंट्री पास की तो मेरा एसेट किसके ऊपर शो हो रहा है, मेरी बुक वैल्यू के ऊपर 64,000 के ऊपर आ गया। अब इसके बाद हमने किसकी एंट्री पास करनी है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की। एसेट अकाउंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ लॉस में कितना होगा, ये जितनी नेट अमाउंट पड़ी है 16,000, तो 16,000 से मेरा एसेट जो है वो डेबिट हो गया, और 16,000 से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो दैट्स हाउ वी कैन डील द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। इज दैट क्लियर? ये हम तब करते हैं जब हमारे पास एसेट्स जो हैं वो किसके ऊपर चल रहे थे, अंडर कॉस्ट मॉडल पे। किसके ऊपर, अंडर कॉस्ट मॉडल पे। कॉस्ट मॉडल पे रिमेंबर याद रखिएगा, मैक्सिमम जो रीस्टोर होगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट तक ही हो सकेगा। कि भाई अगर कभी भी इम्पेयरमेंट ना हुआ होता तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट इतनी बनती थी, हमने उसको रिवर्स कर दिया, इतना ही कर सकते हैं, दैट्स इट। अब आप देखें सवाल में उसने कहा था रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 95 है, मैं मैक्सिमम कहां तक लेके गया हूं 80 तक, बिकॉज इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट के ऊपर कैरिंग वैल्यू 80,000 बनती थी। अब आप के कैसे, अब खुद देखें जरा, खुद देखें ध्यान से, अगर ये एसेट कभी भी इंपेयरमेंट ना हुई होती, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी 10,000 थी, हम रिकॉर्ड करते, दूसरे साल की भी कितनी आनी थी 10,000 हम रिकॉर्ड करते, तो सेकंड ईयर के एंड के ऊपर इसकी कैरिंग वैल्यू 80,000 ही बननी थी। तो हम इसको मैक्सिमम कहां तक रिस्टोर करते हैं, कैरिंग वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होनी है वहां तक।
अब रिकवरेबल अपॉन 95 थी, मैंने 80 पे रिकॉर्ड की है, 15 की कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ये चीज याद रखिएगा कि जब हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट डील कर रहे हैं तो अंडर कॉस्ट मॉडल मैक्सिमम रिस्टोरेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट तक हो सकती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि अगर ये एसेट कभी भी इम्पेयर ना हुआ होता, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी चल गया है, चलने के बाद आज के दिन इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होनी थी, हम इसको मैक्सिमम वहां तक ही रिस्टोर कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अगर मेरे रीवैल्यूड एसेट्स हैं, उसकी हम रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, हम उसको देखते हैं। ये तो कॉस्ट मॉडल था, अब इसमें क्या होगा इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है टू रिवर्सल इफ एंटिटी यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल। कहता है एंटिटी एन एसेट वाज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2021 विद 10 years यूजफुल लाइफ एंड नील रेजिडुअल वैल्यू। इसके ऊपर है, कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू वगैरह नहीं है। ठीक है, ओके। 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 वॉज रिकॉर्डेड। ऑन दिस डेट द रिकवरेबल अमाउंट 72,000 थी, इम्पेयरमेंट लॉस 18,000 का हुआ था। 22 को डेप्रिसिएशन 8,000 रिकॉर्ड की है और रिकवरेबल अमाउंट 95% हो गई है। अगर हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल है तो हम इसमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसको बतानी है। सवाल समझ आया पढ़ के? सवाल समझ आया? अब यहाँ पे है रीवैल्यूड एसेट्स। रीवैल्यूड एसेट्स भी हमने इसी तरह रिकॉर्ड करने हैं, बस सिंपल यहाँ पे अब रीवैल्यूएशन सरप्लस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखें, आपने यही वर्किंग बनानी है जो मैं आपको IAS 16 से सिखाता आ रहा हूँ। डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गए, यहाँ पे कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू आ गई, ये आ गया जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये आ गई रिटेन्ड अर्निंग, और ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे सवाल गिवन किया जी 1 जनवरी 2021 को हमने एसेट लिया, एसेट की कॉस्ट जो है वो हमें कितनी पड़ी है, 1 लाख रुपया पड़ी है। 31 दिसंबर 2021 को हमने उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। 1 लाख को हमने डिवाइड किया 10 के ऊपर, 10,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, और हमें लगा पता जी इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी थी, 90,000 थी, इसने हमें गिवन किया।
फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म हुआ सेम डेट के ऊपर। इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म हुआ हमारे पास 31/12/2021 को। तो मुझे लगा पता जी जो मेरी रिकवर एबल अमाउंट है वो उसने कितनी गिवन की है, सवाल में 72,000 जो है गिवन की है। हमने यहाँ पे लिख लिया जी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 72,000 है। अब इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हमने यहाँ पे लिख लिया जी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस है। और वो कितना आया मेरे पास, 18,000 का मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस आया। और ये 18,000 कहाँ चला गया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। ठीक है अब हम चलते हैं अगले साल 31/12/2022। हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई 72,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स। कितनी बनी जी डेप्रिसिएशन 8,000। आपको पता है कि अगर कैसेट कभी भी इम्पेयर ना हुआ तो 10,000 थी, अब 8,000 आ रही है। तो जो डेप्रिसिएशन की वजह से जो सेविंग हुई है वो है हमारे पास 2,000। तो बुक वैल्यू अगर हम लेके चले तो 64,000 है। और नेट लॉस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 16,000 का नेट लॉस पड़ा हुआ है इस एसेट के ऊपर। डन, यहां तक क्लियर है। अब उसने कहा कि हमने जब इम्पेयरमेंट की दोबारा, तो अब मेरे पास वो कितने का हो गया है, 95,000 का। और हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं। हम किस पे चल रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे। कितने का हो गया है, 95,000 का। अब आप देखें जरा 31/12/2022 को रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हमने करनी है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में रिमेंबर, सबसे पहले जो ये लॉस पड़ा हुआ है ना, हम क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। ये जो लॉस रिवर्स हुआ दैट इज योर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। ये मेरी क्या है, ये मेरी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है। बिकॉज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जब भी होगी, जब भी हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करेंगे, रिमेंबर क्या करना है हमने, हमने उसको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट तक लेके आना होता है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में लॉस रिवर्स करके कहाँ तक आना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट तक। अब देखें 64,000 में 16,000 ऐड हो जाएं, क्या जवाब आएगा, 80,000। कहाँ पे आ गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट पे। अब ये रीवैल्यूएशन मॉडल है ना, रीवैल्यूएशन मॉडल में अगर हम कोई भी चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट से बढ़ा के लिख रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा। अब कैसे, देखिए 16 पे ये रिवर्स हुआ, देखिए जी ये है जी मेरे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, 16 इसमें ऐड हो गया और एक इस पे आ गया मेरे पास 80,000 के ऊपर आ गया कि ये है जी इसकी वैल्यू 80,000। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि भाईजान मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, उन्होंने क्या, इसकी मार्केट वैल्यू 95,000 है। और कौन सा मॉडल फिर हो रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन मॉडल यही कहता है कि आपने उसको किसके ऊपर लिखना है, रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर लिखना है। तो हम उसको किसके ऊपर लिखेंगे, एसेट को अपने रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर लिखेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट मेरी कितनी है, 95,000 है। तो हिस्टोरिक, अब मैं जब ये किया तो ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट थी। जब मैं 80,000 पे लेके आया तो मैं उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट पे लेके आया। अब जब यहाँ से 95 पे लेके जाऊंगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस। और ये कितने का होगा, 15,000 का सरप्लस होगा, जो किस में ऐड हो जाएगा, मेरा इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड हो रहा होगा। अब मैं अगर इसकी एंट्री की बात करूं, जो अभी जो हमने की है 31 दिसंबर 2022 के ऊपर, जो हमने इसकी एंट्री पास की है, सबसे पहले तो आएगा रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 8,000 की, वो हमने डेबिट कर दी। एसेट का अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जब मैंने ये किया तो किसके ऊपर आ गई थी, मेरी ये बुक वैल्यू के ऊपर आ गया 64,000 के ऊपर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 31 दिसंबर 2022 को
रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की है। क्या की? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में मेरा एसेट अकाउंट जो है डेबिट होगा और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो क्रेडिट होगा। वो कितना हुआ था? 16,000 का। 16,000 पे यहाँ पे इंक्रीज आया और फिर हमने एक और एंट्री पास की, दैट वाज रीवैल्यूएशन सरप्लस की, जिसमें मेरा एसेट अकाउंट जो है वो 15,000 से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और ये मेरा क्या था? 15,000 से रीवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज हुआ। तो ये दो एंट्रीज भी आप पास कर सकते हो या इनकी आप एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। वो क्या होगी कि आपका एसेट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 31,000 से। ठीक है। आपका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो है वो होगा 16,000 से और आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो जाएगा वो 15,000 से जा रहा होगा। तो ये आप इसकी इंडिविजुअल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अगर आप ये वाली एंट्री देखें ना और अगर आप थोड़ा सा याद करें, ये एंट्री सेम है जो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में पढ़ के आ चुके हुए हैं। जब आप रीवैल्यूएशन लॉस से वापस जब रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर जाते हैं तो आप यही एंट्री पास करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले किसको रिवर्स करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट लॉस पड़ा होता है उसको रिवर्स करते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्या जाती है? आपकी बैलेंसिंग फिगर जाती है और एसेट आपका टोटल से इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो जो आपने रिवर्सल ऑफ सॉरी वो जो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस की वहां पे एंट्री सीखी होती है, बेसिकली वही रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की एंट्री भी हम पास कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो सर ये है जी हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है कि जी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं आती, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं आती। देखो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की एंट्रीज या कंसेप्ट या लॉजिक आपको मैंने समझा दी है कि कैसे है। कॉस्ट मॉडल के ऊपर होगा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट तक हमने इसको रिस्टोर करना है और रीवैल्यूड में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिस्टोर करके उससे ऊपर लाके हमने सरप्लस में ले जाना है। तो अगर जो मैं आपको IAS 16 से ये वर्किंग बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको वर्किंग बनानी आती है तो 16 भी इसमें इसी वर्किंग में डालो, 16 पूरा हो जाता है। इसी वर्किंग में डाला था हमारा 40 भी पूरा हो गया था। इसी वर्किंग में डाल के हमारा इम्पेयरमेंट भी निकल जाना है। इसी वर्किंग में हम IAS 20 की एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। तो हमारे जो कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए सॉल्व करना कोई एज इट इज प्रॉब्लम या कोई एज इट इज परेशानी नहीं है। गॉट इट? मैं इसको फिर यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये ये वाला क्वेश्चन खास तौर पर दैट इज योर होमवर्क। ये आप लोगों ने अपनी एज असाइनमेंट तौर पे सॉल्व करना है। बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा काम है, आधा एक घंटे के मैं वो करके फिर मैंने टैक्सी क्लास टेकअप करनी है। तो कल संडे जो है, कल मैं संडे को तो क्लास नहीं करवा पाऊंगा और मंडे से फिर हम रेगुलर होंगे, टीम मेरी वापस आ गई होगी और मंडे से फिर हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। प्रोबेबली अगले वीक में हमने बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो ख़त्म करवा देनी है। ठीक है। जब हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स खत्म हो जाएगा फिर एक दो सवाल होंगे। एक सवाल होगा मंडे लिमिटेड का, वो देखेंगे। और दिश्तगील इस तरह के एक दो सवाल होंगे जो कंबाइंड एसेट्स के होंगे, हम वो भी परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अभी मैं बताता हूँ। तो अभी आप जाके वो सवाल जो है ना आपका मंडे लिमिटेड,
आप उसको कर सकते हैं, आप सिंपल टेबल बनाएं, उस पर 16 इम्पेयरमेंट सारा कुछ जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट सारा कुछ खत्म होता है। ठीक है जी।